नमस्कार। आज हम वेनेजुएला पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास एक स्रोत है, वेनेजुएला इतिहास, संकट और संस्कृति। काफी तफसील से इसमें समझाया गया है। बिल्कुल। और आज हम इसी के जरिए वेनेजुएला के पूरे सफर को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब वो कहाँ है, इतिहास में क्या मोड़ आए, अर्थव्यवस्था कैसे डामाडोल हुई। और हाँ, वहाँ के लोगों पर क्या असर पड़ रहा है, संस्कृति क्या है, ये सब कुछ इस स्रोत से जो जरूरी बातें हैं वो निकालेंगे। सही कहा। और वेनेजुएला की कहानी, इसमें गजब के उतार चढ़ाव है नहीं। एक जमाने में लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर देश, तेल ही तेल, और दुनिया का सबसे ऊंचा झरना भी वहीं। हाँ, और आज देखिए, एक बहुत ही गहरे संकट में है। तो यही विरोधाभास है शायद जो इसे इतना अहम बना देता है समझने के लिए। बिल्कुल। वेनेजुएला का मामला सिर्फ एक देश का नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे बेशुमार कुदरती दौलत होते हुए भी अगर सियासत और अर्थव्यवस्था पटरी से उतर जाए तो क्या हाल हो सकता है। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं कि ये है कहाँ। थोड़ी भूगोल की बात करें तो हाँ, ये दक्षिण अमेरिका के उत्तरी हिस्से में है। बॉर्डर है ब्राजील, कोलंबिया, गुयाना से, और उत्तर में पूरा कैरेबियन सागर का किनारा है। राजधानी कराकास, और एक बड़ी नदी है, ओरिनोको। जी। और ये जो कैरेबियन तट है ना, ये व्यापार के लिहाज से इसे काफी अहमियत देता है। अच्छा, इतिहास पे नजर डालें तो कोलंबस आया 1498 में, फिर लंबा चला स्पेन का राज। हाँ, करीब 300 साल। फिर साइमन बोलीवर आए, आज़ादी की लड़ाई, और 1830 में वेनेजुएला ग्रैंड कोलंबिया से अलग हो गया। स्रोत में एक और अहम साल बताया है, 1958। हाँ, जब फौजी तानाशाही खत्म हुई और लोकतंत्र की वापसी हुई। लेकिन फिर एक बड़ा मोड़ आया 1999 में। ह्यूगो चावेज। जी। ह्यूगो चावेज राष्ट्रपति बने। उन्होंने एक समाजवादी मॉडल अपनाया और देश की जो तेल की जबरदस्त कमाई थी उसका इस्तेमाल किया, आप कह सकते हैं, राष्ट्रीयकरण और सामाजिक योजनाओं में। और शायद यहीं से हाल के सालों की जो राजनीतिक उठापटक है वो तेज हो गई। बिल्कुल। चावेज का दौर 1999 से 2013 अक्सर अमेरिका विरोधी नीतियों वाला रहा। उनके बाद आए निकोलस मादुरो 2013 से अब तक, और उनका शासन तो काफी विवादों में घिरा रहा है। हाँ, स्रोत में 2018 के चुनावों का जिक्र है जिनमें धांधली के आरोप लगे। और फिर 2019 में वो हुआ जब जुआन ग्वेदो ने खुद को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया। जी। संविधान की कुछ आर्टिकल्स का हवाला देकर इससे दुनिया भी बढ़ गई। अमेरिका, कई पश्चिमी देश गुएदो के साथ आ गए। और रूस, चीन, ईरान जैसे देश मादुरो के साथ खड़े रहे। हाँ, तो ये एक तरह से स्रोत के मुताबिक लोकतंत्र और तानाशाही के बीच एक खींचतान जैसी स्थिति बन गई। और हम यहाँ साफ कर दें कि हम सिर्फ वो बता रहे हैं जो स्रोत में है, किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो सियासी उथल-पुथल है, ये सीधे सीधे जुड़ी है अर्थव्यवस्था के डहने से। यही तो अजीब बात है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार यहाँ है, एक वक्त पर 95% कमाई तेल से। हाँ, ये वो क्लासिक मामला है जिसे रिसोर्स कर्स या संसाधन अभिशाप कहते हैं। मतलब इतनी दौलत एक ही चीज से आ रही थी कि अर्थव्यवस्था को और चीजों में फैलाने पर ध्यान ही नहीं दिया गया। और नतीजा, हाइपर इन्फ्लेशन, कीमतें हजारों गुना बढ़ गईं। हजारों क्या, लाखों गुना। स्थिति ऐसी थी कि कीमतें दिन में कई बार बदल रही थीं। लोगों की जमा पूंजी रातों रात खाक हो गई। वहां की मुद्रा बोलीवर वो लगभग बेकार हो गई। लोग डॉलर या क्रिप्टो इस्तेमाल करने लगे। हाँ, मजबूरी में। और सोचिए, इतना तेल और देश में खाने पीने की चीजों, दवाओं, पानी, बिजली तक की भारी कमी। ये कैसे हुआ? मतलब क्या वजह बताई है स्रोत ने? देखिए, इसमें कई चीजें हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों का जिक्र है, तेल का उत्पादन बहुत गिर गया, और हाँ, आर्थिक कुप्रबंधन। मतलब नीतियां ही सही नहीं थी। दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई दर यही देखी गई। इसका असर तो भयानक पड़ा होगा आम लोगों पर। स्रोत इसे मानवीय संकट कह रहा आने वाला है। और लोग देश छोड़ के जा रहे हैं। हाँ, ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। स्रोत के मुताबिक 70 लाख से ज्यादा लोग, सोचिए 7 मिलियन लोग, अपना घर, अपना देश छोड़ने पर मजबूर हो गए। समाज पर इसका कितना गहरा असर पड़ा होगा। ऊपर से बिजली का संकट, बार बार ब्लैकआउट्स, और अपराध। जी, अपराध दर बहुत ज्यादा है। इससे दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में गिना जाने लगा है। इस पूरी अंधेरी तस्वीर के बीच स्रोत वेनेजुएला की खूबसूरती और संस्कृति का भी जिक्र करता है। हाँ, और वो जरूरी भी है। एंजल फॉल्स, दुनिया का सबसे ऊंचा झरना, 979 मीटर्स। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, वो यहीं है। और वो लॉस रॉक्स आइलैंड्स के नीले पानी की तस्वीरें, केनिमा नेशनल पार्क,
एंडीज पहाड़। ओरिनोको डेल्टा, मतलब कुदरत ने तो कोई कमी नहीं रखी है। जबरदस्त बायोडाइवर्सिटी है। संस्कृति में क्या खास है? भाषा तो स्पेनिश है शायद। हाँ, मुख्य भाषा स्पेनिश है। धर्म ज्यादातर रोमन कैथोलिक। संगीत में उनका पारंपरिक जोरोपो है। सालसा भी बहुत पॉपुलर है। और खाने में? स्रोत में अरेपास, एम्पानादास का जिक्र है। जी, और पाबेलोन क्रियोलो वो उनका नेशनल डिश है। तो ये सब चीजें इस मुश्किल दौर में भी वहाँ की पहचान है। कुछ और दिलचस्प बातें भी हैं शायद, जैसे वेनेजुएला नाम का मतलब। हाँ, इसका मतलब है छोटी वेनिस। और एक और चीज, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिताओं में वेनेजुएला की महिलाओं ने हमेशा बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और वो बात जो हमने शुरू में कही थी, 2012 तक ये लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर देश था। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये स्रोत एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जहां एक देश अपनी दौलत और खूबसूरती के लिए जाना जाता था, और आज वो राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक कुप्रबंधन और बाहरी दबावों के जाल में बुरी तरह फंस गया है। विफल राष्ट्र तक कहा जाने लगा है। अगर इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो क्या सबक मिलता है इससे? सबक बहुत साफ है। सिर्फ कुदरती खजाना होना काफी नहीं है। देश चलाने के लिए सही नीयत, सही नीतियां, अर्थव्यवस्था में विविधता और सबसे जरूरी राजनीतिक स्थिरता, ये सब चाहिए होता है। तो मतलब ये कहानी सिर्फ वेनेजुएला की नहीं, एक तरह की चेतावनी है। हाँ बिल्कुल। स्रोत इसे दुनिया के लिए एक चेतावनी की तरह ही देखता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि दौलत, ताकत और लोगों की भलाई, इनके बीच क्या रिश्ता है। और शायद ये सवाल भी कि वेनेजुएला के इस अनुभव से दूसरे संसाधन संपन्न देश क्या सीख सकते हैं। यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या वो देश इस रास्ते पर जाने से बच सकते हैं? ये अनुभव उन्हें क्या सिखा सकता है? इसी सवाल के साथ शायद हमें आज की बात खत्म करनी चाहिए।